ये मैंने इसलिए पिक कर लिया अभी क्योंकि आप कंफर्टेबल अगर नहीं फील कर रहे हैं कि रीड्रॉ करने वाला क्या स्टोरी जा रहा है, तो यहाँ पर रीड्रॉ करके देखिए। सेम वायर वाले को सेम पोटेंशियल के नाम से बुलाइए और बाकी रीड्रॉ कर सकते हो, ट्राई कीजिए। सो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है ए पोटेंशियल का है, अगर बैटरी से कनेक्ट करोगे तो, और ये सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल, तो क्यों नाम इस पॉइंट का नाम भी ए दे दें, चलेगा। आप उसको सी डी दे सकते हो, चलता है। ये बी पॉइंट है, ये भी सेम पोटेंशियल है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी बी जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो आप देखो ध्यान से, सारे रेजिस्टेंस जो है वो ए और बी के बीच में ही है, कहीं कोई और नहीं है, बट देखने में नहीं समझ में आ रहा है। तो आप क्या करो, ए लिखो और बी लिखो, अब कनेक्ट करो। इस वाले को देखो, क्या ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में डायरेक्टली है? यस, तो ए और बी के बीच में डायरेक्टली है। लुक एट दिस, क्या ये बी और ए के बीच में डायरेक्टली है? यस, तो बी और ए के बीच में डायरेक्टली है। लुक एट दिस, क्या ये ए और बी के टर्मिनल्स के बीच में है? यस, पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस। Now the same figure which was not appearing like series of parallel is basically parallel. So this is the power of redrawing. तो जब कभी आपको वायर्स नजर आए ना, तो आप उसको रीड्रॉ करो। अब आपको पता चल जाएगा ये पैरेलल है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। अपसाइड डाउन करने से r/3 हो जाएगा। सो जब कभी कंडक्टिंग, देखो क्या होता है ना, सर्किट में हमको हमेशा कंडक्टिंग वायर पे ध्यान देना होता है। अगर वो किसी एलिमेंट को क्रॉस करके जा रहा है, तो इसका मतलब उसके क्रॉस हमको सेम पोटेंशियल दे रहा है, सेम पोटेंशियल दे रहा है, तो फिर अपने को उनको सेम पोटेंशियल बना लेना होता है। सपोज कर लीजिए, एक छोटा सा और एग्जांपल मैं इसी टाइप का पिक कर देता हूँ। अगर आपसे बोलता है हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, चौथा रेजिस्टेंस ये है, और ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, रेजिस्टेंस आर है। करेक्ट आंसर आपको देना है ध्यान से। और लिस्ट से आपसे ऐसा पूछता है कि एक वायर कनेक्ट किया है, मैं वायर कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज द वायर आई हैव कनेक्टेड। और पूछता है फाइंड आर इक्विवेलेंट। सो इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये अपने को पता करने का। एक आंसर 2r है, 2r कंफर्म हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि रीड्रॉ करते हैं, ये पूरा एक ही पोटेंशियल स्टोरी जा रही है, जाने देते हैं। ये भी ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट है। अच्छा, तो ये तो सीरीज पे हो जाएगा, दिख ही रहा है अपने को। तो हम इसको रीड्रॉ करेंगे, एक ए पॉइंट आएगा, दूसरा बी पॉइंट आएगा। ये जो दोनों है ये r/2r के बन जाएंगे, लेकिन ये दोनों ए और ए के बीच में कनेक्टेड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 2r आएगा, लेकिन वो ए और ए के बीच में कनेक्ट होंगे, तो इसका मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन होगा। 2r ए से स्टार्ट हुआ, ए पे ही खत्म हो गया। अच्छा, ये दोनों वो भी, ये दोनों कनेक्टेड है, वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो एक आर है, दूसरा आर है। नाउ ये जो भी इक्विवेलेंट आ रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो क्लोज लूप पर है और क्लोज लूप का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। सो इसका मतलब है ये जो 2r है ना, इस पे कोई करंट नहीं जाएगी, सारा का सारा करंट यहाँ से जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो यहाँ पे 0 आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस करंट मस्ट बी 0। इंटायर करंट पासेस थ्रू दिस वायर। तो ये दो रेजिस्टेंस हमारे काम के नहीं थे। अब इनका इक्विवेलेंट निकालना है, एनीबॉडी कैन टेल। R equivalent is simply R1 plus R2, that is R plus R, that is 2R. So वायर जितना हमको वायर की जरूरत, जितना हमको रेजिस्टेंस या एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, सेम हमारे लिए वायर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब कभी आपको वायर नजर आए, यू नीड टू एक्साइटेड लाइक यस कि अब तो पोटेंशियल बराबर हो गया, अब लाइफ इजी हो रही है, इजी हो रही है, डिफिकल्ट नहीं, सॉल्विंग आसान हो रहे हैं। और वो जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको हम इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे, फिर अपना काम हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ बैटरी बैटरी लगाई होती, तो फिर यहाँ पे बैटरी आ जाती, तो फिर यहाँ पे करंट चलता, वो एक अलग स्टोरी थी।
तो इक्विवेलेंट पे बैटरी लगाएगा नहीं। स्क्रीन को आपको इशू आ रहा है, आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार के लिए और रीजॉइन कर लीजिए। मैं भी एक बार रिफ्रेश करके रीजॉइन कर लेता हूँ in case it is from my side. It shouldn't be, by the way. So ये आपको समझ में आता है? आपको लास्ट क्लास के ड्यूरेशन टाइम दिन आपको एक डीपीपी दिया गया था। उस डीपीपी पर आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे मैंने। अब आप उस डीपीपी को ट्राई करो, अगर आप अभी तक ट्राई नहीं किया है। उस पे वायर्स वाले क्वेश्चन अगर हो या फिर कॉम्बिनेशंस हो, उनको आप पता करो, सॉल्व करो, आप देखोगे आपके आंसर्स आएंगे। नहीं आता है तो फिर आपको पूछने का। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरीज है। आगे बढ़ते हैं और व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ और टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसको आपको एग्जैक्टली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जो आगे वाला पोर्शन है ना, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जो एग्जाम का मोस्ट फेवरेबल पोर्शन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो कि डेफिनेटली आता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखो तो मोस्टली क्वेश्चन मीटर बेस का होगा, या फिर पोटेंशियोमीटर का होगा, या फिर गैल्वेनोमीटर से लिंक्ड होगा, अमीटर, वोल्ट मीटर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये जो डिवाइसेस है ना, इनसे बेस्ड होता है, इन पर बेस्ड होता है। सर्किट देना उसने कम कर दिया है। आप यू कैन चेक द ट्रेंड। अगर सर्किट देगा तो हम किरचॉफ्स लगाएंगे ही ऑफ कोर्स। मोस्टली वो हीट ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है। जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिए, अभी इनको हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। अधिकतर इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, वो व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चाहे वो मीटर ब्रिज हो आपका, चाहे वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो, चाहे पोटेंशियोमीटर हो, ये सारे व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। सो व्हीट स्टोन ब्रिज एक छोटा सा पॉइंट है, आपने कैपेसिटर में पढ़ा भी है, फिर से हम उसको देखने वाले हैं। एंड दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वन फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्या होता है, अगर आपने पहले मिस किया है या फिर कम समझा है, सो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू शुड नॉट मिस इट। यू मस्ट हैव 100% फोकस। ये व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग 5 एलिमेंट्स को यूज करते हैं, रजिस्टर्स को यूज करेंगे। उसको कई तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा कि रीड्रॉ करके उसका अपीयरेंस बदल लेते हैं, लेकिन कनेक्शन यही रहेंगे। तो 5 रेजिस्टेंस को आप इस तरह से कनेक्ट करते हो। ये ए है और ये बी है, इसके अक्रॉस आप बैटरी लगा सकते हो। तो बैटरी आपको ए और बी के बीच में लगानी होती है। तो मैं अभी बैटरी को शो नहीं कर रहा। अगर इस रेजिस्टेंस का नाम हम R1 देते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं, इसको R4 बोलते हैं, और जो बीच में लगा है उसको R5 बोलते हैं। कई बार आपको ऐसा दिखेगा, अब इसको आप चाहो तो रीड्रॉ कर लो, क्योंकि इन सबको एक पॉइंट बना लो, इन सबको एक पॉइंट बना लो, तो कुछ ऐसा दिखेगा फिर आपको कि लेट से ये पॉइंट आपका ए है। सो हियर वी आर गोइंग फॉर R1, here we are going for R2, so this is R1, this is R2। एक ये बीच में लगा हुआ है जो कि R5 है। फिर सिमिलर टाइप का इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है रीड्रॉ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। The difference comes because of changing the connections, so we should not change the connection, that's the point। Oh my goodness। तो इसको मैं थोड़ा सा और डाउन साइड लेके आता हूँ, वो देखने में अच्छा लगेगा जो ड्रॉ करेंगे आप ढंग से, प्रॉपरली। आपस में मिलते हैं यहाँ पर, ये भी हो जाता है। ये R3 है, R4 है। सो अगर आपको ऊपर जैसा दिखे या नीचे जैसा दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोथ आर द सेम थिंग। इस पॉइंट का नाम C दे सकते हैं, इसका D दे सकते हैं, तो ये C हो गया, D हो गया। आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस निकाल लगाना है, A और B के, C और D के अक्रॉस नहीं, वरना फिर वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। सो इसी को हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है if दैट्स अ कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। R1 और R2 का जो रेशियो है,
या फिर R1 R3 का रेशियो है, कुछ भी लिखें, ये बाकी के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो मैंने R1 बाई R2 को लिखा है, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ये रेशियो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वो बदला जा सकता है। So if R1 by R2 is equal to R3 by R4, that means ये रेजिस्टेंस इसका रेशियो इसका इसके साथ रेशियो बराबर आता है, उस कंडीशन में देन C और D के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। देन पोटेंशियल ऑफ C बिकम पोटेंशियल ऑफ D। C और D का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, which further implies both ways that no current in R5 R5 में कोई करंट नहीं चलती। अगर R5 में कोई करंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब है ये हमारे लिए सर्किट में एब्सेंट है, उसकी इक्विवेलेंट है। मतलब ये सर्किट में है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हटा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो इस सिचुएशन को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब हुआ कि सी और डी वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं जाने का और सी और डी का पोटेंशियल बराबर हो जाने का। तो उसको हम R5 को रिमूव कर देते हैं। तो जब R5 को रिमूव करोगे तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? इक्विवेलेंट सर्किट इज गोइंग टू बी दिस, you will have simply R1, then R3, then R2, then R4. That's all. So this is R1, this is R3, this is R2, this is R4. R5 is no more. So अगर R4 नहीं, sorry R5 नहीं है, तो फिर अब क्या इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये दोनों सीरीज पर, ये दोनों सीरीज पर, बाकी पैरेलल पर, अपना आंसर आ गया, जो कि अदरवाइज यहाँ पे निकाल पाना मुश्किल था। सो कई बार ऐसे क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा फाइंड द इक्विवेलेंट। सो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आपको क्या करना है, इसका दूसरे टर्म में हम लोग ये भी कह सकते हैं सी और डी का पोटेंशियल बराबर है। सो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो यहाँ से जो करंट, इसको फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से जो करंट जाएगा वो इसको पार करके निकल जाएगा, आई बन जाएगा, इससे करंट नहीं जाएगा। इन केस यहाँ से आपने I2 करंट देखा है, तो I2 करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि R5 शेयर नहीं कर रहे हैं, R5 से जाना भी नहीं, तो सेम करंट जा रहा होता है, तो ये सीरीज हो जाते हैं, ये सीरीज हो जाते हैं, फिर आपस में पैरेलल हो जाते हैं। सॉल्व कर सकते हैं। इस पर मैं आपको इक्वेशन पूछता हूँ, आप उसको आंसर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये सिचुएशन नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं है, तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन वो बैलेंस नहीं है। तो उसके लिए फिर अपने पास देखेंगे कौन से आइडियाज हैं, उसको लगाएंगे। मेक श्योर कि आप समझ गए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कैसे कनेक्शंस होते हैं और क्या रिजल्ट होता है, किस कंडीशन पर होता है। If R1 by R2 is equal to R by 5, then 2 balance, no। देखो ये बैलेंस तभी होगा जब ये कंडीशन होगी, इसके अलावा कोई और कंडीशन है तो ये बैलेंस नहीं होगा। कई बार क्या करेगा वो, इसका रेशियो इसके उल्टा के रेशियो के बराबर देगा, R4 by R3 के, तो वो बैलेंस नहीं होता है। सो दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर इट टू बी बैलेंस्ड। इनका रेशियो इसके बराबर होगा। हाँ, इसको आप ऐसे जरूर लिख सकते हो। क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 by R3 इज इक्वल टू R2 by R4, बिल्कुल लिख सकते हो, ये चलेगा। तो आप ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों की बात है, लेकिन कुछ और चेंज नहीं करने का, मतलब R1 R3 को स्वैप नहीं कर सकते। तो उन सारी कंडीशन के लिए वो बैलेंस कंडीशन में नहीं माना जाता है, फिर कोई और कंडीशन होती है और वो जनरल रहता है बेसिकली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि अगर अपने को ऐसा बोलता है कि ये ए पॉइंट है, अच्छा इक्विवेलेंट जैसा ही लगाते हैं, बैटरी अभी नहीं लगाएंगे, चलेगा, बैटरी नहीं लगाएंगे। सो लेट्स से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगाया, और ये भी, और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिया। हालांकि ये थोड़ा सा अलग हो गया,
जो भी हो गया, चलो यहाँ पे सिमेट्री बता देते हैं। मैं वीट स्टोन क्रिएट कर रहा था, वीट स्टोन को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो लेट्स से कि सभी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। सिमेट्री के लिए मैंने सभी को आर बोल दिया है। और आपसे पूछता है फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो एक्सक्लूसिवली इसके लिए वीट स्टोन बेस लगाना चाहो तो आप लगा भी सकते हो, और अदरवाइज भी सॉल्व किया जा सकता है। सो आप सॉल्व कीजिए इसको कि इसका इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे। आई विल गिव यू 1 मिनट। ये सिमेट्री से ज्यादा अच्छे से हैंडल हो जाएगा। 2r आंसर बताया जा रहा है, 2r/3, मे बी 2r पुराना हो, 2r/3 आपने बोला है। सो यहाँ से एक पॉइंट जो आपको कैरी करना है कि वो सिमेट्री कैसे वर्क करती है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ना आप देखो कि सभी के रेजिस्टेंस बराबर है, और सिंस रेजिस्टेंस बराबर है तो यहाँ से जो करंट आएगी, वट एवर द करंट विल कम, कुछ पोर्शन यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाना चाहिए, कुछ करंट नीचे वाले ब्रांच से जाना चाहिए। एक बात तो गारंटीड है कि ऊपर वाला ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ जाओ, ये एक ही रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। सो अगर हम इसका नाम I1 बोलते हैं, इसका नाम I2 बोलते हैं, तो इसका भी नाम I2 बोला जा सकता है। ये सिमेट्री से आप देख सकते हो। कैसा सिमेट्री है कि इन केस जिस तरह से आप ऊपर आपका नेटवर्क जा रहा है, उसी तरह से नीचे से जा रहा है और बी की तरफ मिल रहा है जाकर के। सो दे आर आइडेंटिकल फ्रॉम अपसाइड और डाउन साइड। मोर ओवर टोटल करंट यहाँ पे कैसा आता है, ये लॉजिक लगाते हैं हम सिमेट्री से सॉल्व करने के लिए, और भी कई सारे लॉजिक्स हैं। तो यहाँ पर फाइनली करंट कितना जाने वाला है, आई जाने वाला है। अच्छा, आप देखो जिस तरह से यहाँ पर डिविजन्स हुए थे, क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर वे पे यहाँ पे कलेक्शंस आने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको आर मिला, आर मिला, 3 आर में डिवाइड किए थे, यहाँ पर 3 आर से कनेक्ट हो रहे हैं एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में। तो सिमेट्री ये कहेगी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेम था तो कलेक्शन भी सेम, अगर कलेक्शन भी सेम है तो करंट सेम तरह से जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से भी हमको I2 करंट का डिमांड आएगा, या I2 करंट आएगी, ये क्लेम कर सकते हैं। यहाँ से भी I2 करंट आएगी। इसका मतलब यहाँ से कितना करंट आएगा, I1 आएगा। क्यों? क्योंकि किरचॉफ्स लॉ वैलिड है। सो जब कभी सिमेट्रिकल सिचुएशन नजर आए और करंट द वे दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग और उसी तरह से रिकलेक्ट हो रहे हैं, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि जो करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में गई होगी वही कलेक्शन से आएगी, क्योंकि टोटल करंट का वही रूल चलेगा, I=I1 + I2 + I3। ये पॉइंट अगर आपको समझता है तो इससे बहुत सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई। तो पहले हम लोग करंट को सेटल कर लेते हैं कॉमन सेंस से या फिर सिमेट्रिकल सेंस से, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो कि इस ब्रांच को I1 चाहिए, ये I1 सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब I1 ऐसे निकल जा रहा है यहाँ से जिससे इसको कोई जंक्शन मिला ही नहीं, as if there was no junction. That means this I1 is not being shared at all. Moreover, this I2 is not being shared. This I2 is not being shared. इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा, 0। इस वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा, 0। So can we say these resistances of no use in the circuit? Absolutely of no use. So इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दोगे, हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, whatever you call it. और एक बार आपने ये किया, लाइफ आसान हो जाएगी, इक्विवेलेंट इजीली निकल के आ जाएगा। सो आप बोलोगे ये ऊपर इन दोनों को सीरीज में लिख लो। जैसे आप सीरीज में लिखोगे सो दैट विल बिकम ट्वाइस आर, और ये दोनों भी सीरीज पे जाएंगे तो दैट्स गोइंग टू बी ट्वाइस आर। फिर लास्ट वाले भी जाएंगे तो ये भी ट्वाइस आर। सो सब ट्वाइस आर बन जाएंगे और बी तक पहुंच जाएंगे। आप ए बी यहाँ पर लिखो, ए बी यहाँ पर लिखो, कहीं फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पैरेलल पे जा रहे हैं। सो इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2r/3। पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाइए, रिवर्स कीजिए, अपने को आंसर मिलेगा। सो इस तरह से हमको सिमेट्री कई बार मिलती है, बहुत सारी ब्रांचेस लगाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड से, या 2 टर्मिनल पॉइंट्स जो बताए गए सेम जैसा दिखेगा, हम सेम करंट को कंसीडर करेंगे। हाँ, स्टोरी बदल जाती। कैसे स्टोरी, अगर इसको 2r बोल देता सपोज कर लीजिए मैं, तो फिर हम ये क्लेम नहीं कर पाते कि ये I2 है, अगर ये I2 है तो। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी बदल चुकी है।
अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा, तो वो सिमेट्री रहनी चाहिए लेफ्ट साइड राइट साइड में। कई बार लोग इसको अदरवाइज बोलेंगे, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, तो आप इन दोनों को एक साथ ड्रॉ कर सकते हो, वो भी वर्क करेगा। क्यों पोटेंशियल सेम होगा? क्योंकि सेम करंट जा रहा है, सेम रेजिस्टेंस क्रॉस हो रहा है, सेम पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहे हो। तो अगर आप सेम पोटेंशियल से स्टार्ट होते हो, सेम ड्रॉप आता है, तो लास्ट वाला पोटेंशियल सेम होता है। एज सिंपल एज एनीथिंग। ओके, हो सकता है मैंने ज्यादा बोल दिया। सो फाइनल आंसर आपका 2R/3 था, कॉपी कर लो, ये आपको समझ में आता है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर सेंगेज में एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, तो उसके अंदर उन्होंने मतलब ये जो सर्किट है वो ए बी के अलोंग सिमेट्रिकल है, तो उन्होंने ए बी के अलोंग ये सर्किट को ओवरलैप करा दिया था, और जो रेजिस्टेंस ओवरलैप कर रहे थे उन्होंने उनको पैरेलल में पकड़ लिया था, तो वैसा कर सकते हैं क्या? इसको लोग कई बार नाम अलग अलग देते हैं, मिरर सिमेट्री, फोल्डेड सिमेट्री एंड ऑल दैट। आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक मिरर रखो, ऐसा देखने का तरीका भी होता है। सपोज कर लीजिए आपने यहाँ पे मिरर रखा, ठीक है, और जो ऊपर दिख रहा है क्या उसी की इमेज नीचे बनने वाली है? तो अगर ऊपर का इमेज नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये मिरर सिमेट्री है। तो अब आप क्या करो कि ऊपर वाले पोर्शन को फोल्ड करके नीचे लेके आ जाओ। बेसिकली इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा दो, इसको इससे ज्वाइन करा दो, इसको इससे ज्वाइन करा दो। सो फिर आपको दूसरे तरीके से दिखने लगेगा। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस करके बता देगा, क्योंकि ये R/2 हो जाएगा, ये R/2 होगा, ये R होगा, ये R होगा, ये R/2 हो जाएगा। उस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये मिरर वाला जो मैंने बताया। तो आपको क्या करना है, आपको सिमेट्री देखनी है। इस तरह से जाएंगे तो ये दूसरा मेथड, बेसिकली उसी चीज को बार बार लिखने का तरीका है अलग से। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हमारा A था, यहाँ पर R है, और ये मिड पॉइंट आया, दिस इज अनदर R एंड दैट्स B। ना इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप करा रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। दिस ऊपर वाला पोर्शन हैज बीन फोल्डेड टू डाउन साइड। मिरर और सॉरी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को ओवरलैप करा देते हैं, फोल्डिंग करते हैं उसको। सो अब पाओगे कि जब फोल्ड कर दोगे तो ये R और R पैरेलल पे चला जाएगा। तो कितना बन जाएगा अपने पास? R/2। यहाँ पे जो लगा था उसके पैरेलल पे एक और आएगा, तो R और R पैरेलल में R/2 हो जाएगा। फिर दिस एंड दिस विल बी ओवरलैपिंग, सो वो भी पैरेलल में जाएंगे, R/2 हो जाएगा। अब आपके पास ये बन गया। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है। ए को हम यहाँ पे भी दिखा सकते थे, बी को। सो जस्ट टू मेक अपीयर इन द सिमिलर मैनर, मैं ए को थोड़ा सा डाउन दिखा देता हूँ। सो A is here. Can you see कि this is wheat stone bridge? R1, R2, R3, R4, R5. So आप बोलोगे this is balanced. Why balanced? You can check it. R1, R2 का रेशियो 2 बनेगा, R3, R4 का रेशियो 2 बनेगा, दोनों के रेशियोज बराबर आ रहे हैं। तो इसको रिमूव कर दीजिए, अभी भी आपका वही आंसर आएगा। तो यहाँ से आगे कैरी कर सकते हो। So this will become R, R, and downside you will have R/2 and R/2 and reaching to B, and then reaching to final answer you can check कि ये भी वही आंसर देने वाला है। ये क्या बनेगा आपका R, और ये कितना बनेगा 2R। R और 2R का इक्विवेलेंट जब आप निकालते हो पैरेलल में, तो 2R/3 बनता है, 2R/3 आ जाएगा। सो सिमेट्री को हम लोग कई तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं। मिरर सिमेट्री यूज कर सकते हो आप, फोल्डेड सिमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को फोल्ड करके नीचे लेके आया, और करंट के टर्म में देख सकते हो। और व्हीट स्टोन ब्रिज भी काफी हद तक सिमेट्रिकल चीजों की बात कर रहा होता है। कॉपी कर लीजिए। इसके बेसिस पर जो लास्ट डीपीपी है उसके क्वेश्चंस आप ट्राई करें एक बार फिर से, और जो बुक फॉलो करते हो उस पर कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व कीजिए। सिमेट्री वाले क्वेश्चंस, व्हीट स्टोन वाले क्वेश्चंस, आपको आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। जैसे कि एक लैडर होता है इनफाइनाइट, उसका क्या करना होता है। कैपेसिटर में हम लोगों ने चेक किया था, और स्टार एंड डेल्टा का भी होता है। तो अब अपने पास 5 मिनट है, मैं आपको स्टार डेल्टा का आइडिया दे देता हूँ, उसको घर पे आप ट्राई करने का। सो सपोज कर लीजिए आपके पास एक
व्हीट स्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस नहीं है, उसको सॉल्व करना है। तो किसी भी एक बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का स्टार डेल्टा से काम हो जाएगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है या फिर कॉन्सेप्ट होता है, लोग उसको स्टार डेल्टा नाम से बुलाते हैं, कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन। यूजफुल होता है, कई बार यूजफुल होता है, इसलिए हम लोग इसको रिस्पेक्ट कर लेते हैं। नो लेट्स से कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमारे पास ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा टर्मिनल सी है, और इन ए बी सी के अक्रॉस अपने को रेजिस्टेंसेस लगाने हैं। तो इन ए बी सी के अक्रॉस हम रेजिस्टेंसेस को दो तरह से लगा सकते हैं। तो मैं दो फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, एक ए इधर बना दिया, बी इधर बना दिया, सी इधर बना दिया। सेम ए बी सी पॉइंट है, सेपरेटली इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसको दो तरह से ड्रॉ करना है अपने को। नाउ आप रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा सकते हो, एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये 3 रेजिस्टेंस आप 3 टर्मिनल्स के क्रॉस ऐसे लगा सकते हो। अनदर वे ऑफ अप्लाइंग देम इज दिस कि आप एक यहाँ पे लगाओ, एक कॉमन पॉइंट बना लो, उससे सभी को ज्वाइन करा दो। सो ये दो तरह के रेजिस्टेंसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं 3 गिवन पॉइंट्स के बीच में, 3 रेजिस्टेंसेस को। इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं क्योंकि ये डेल्टा जैसा दिखता है, डेल्टा, ये वाला डेल्टा, और ये स्टार जैसा दिखता है इसलिए स्टार बोलते हैं। सो पॉइंट इज कि इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम इस तरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ना ये क्या होगा, अभी ये सिर्फ 3 पॉइंट आपको देखने हैं, यहाँ पे कुछ कनेक्शन हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ कनेक्शन हो सकते हैं, यहाँ कनेक्शन हो सकते हैं, यहाँ कनेक्शन हो सकते हैं, यहाँ कनेक्शन हो सकते हैं। वही कनेक्शन अभी भी रहेंगे, कनेक्शन हमारे बदल नहीं रहे हैं, बट हमने क्या किया, वो जो 3 पॉइंट्स थे हमारे, उन 3 पॉइंट्स को हमने, उनके बीच के जो 3 रेजिस्टेंसेस थे उनको बदल दिया। ऐसा करने से आप समझ सकते हो कि जो सीरीज पैरेलल वाला आइडिया है ना, वो बदल जाएगा। तो कैसे कन्वर्जन करते हैं वो अपने को समझना है। तो फिर एक एग्जांपल से हम लोग उसको डील भी कर लेंगे। नाउ हाउ टू नेम देम, ये अपने को ध्यान देना होगा। सो लेट्स से कि हम इनको नाम दे देते हैं, नाम कुछ भी ले सकते हो। जैसे ये जो ए से कनेक्टेड रेजिस्टेंस, इसका नाम R1 है, बी से कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उसका नाम R2 है, सी से कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उसका नाम R3 है। ए बी सी भी हम लोग यूज कर सकते थे, और इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये अपने को समझना है। सो अगर हम ये गिवन है और इस पे कन्वर्ट करते हैं तो हम बोलते हैं स्टार से हम डेल्टा में आ रहे हैं, और अगर ये गिवन है और इसको लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि डेल्टा से हम स्टार में आ रहे हैं। नाउ लेट्स से कि इसके नाम देते हैं, ये जो BC के क्रॉस आ रहा है उसका नाम RA है, CA के B के जो सामने आ रहा है उसका नाम RB है, और जो C के सामने आ रहा है उसका नाम RC है। सो अब अपने को यही समझना है कि हम किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब में से कुछ लोगों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं। नाउ आइडिया ये है कि अगर अपने को RA निकालना है, ये वाला कैलकुलेट करना है, ये गिवन है, तो मतलब हम लोग किससे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टार से डेल्टा में, स्टार से डेल्टा में। सो अगर हम स्टार से डेल्टा कन्वर्जन की तरफ जाते हैं, हमने RA निकालना है, तो RA निकालने के लिए अपने को R1, R2, R3 को यूज करना पड़ेगा। और ये जो कनेक्टेड है ए, वो किसके अक्रॉस है, किसके अपोजिट है, ए के अपोजिट है, यानी R1 के अपोजिट यहाँ पे लगाना है अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे कि RA की वैल्यू को लिखेंगे RA इज इक्वल, ये याद रखना है इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो कैलकुलेशन करके आता है, लेकिन फाइनली ये सिंप्लीफाइड वर्जन यही बनता है। सो इसके अपोजिट यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए हम डाउन साइड क्या लिखने वाले हैं, R1 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे हम लोग R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। सो RA की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर अपने को स्टार पता है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है, और इस A के अपोजिट वाले
2 पॉइंट्स पे लगाना है रेजिस्टेंस को, तो उसकी जो वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में आप दो दो के प्रोडक्ट करके ऐड कर दोगे सभी को, और डिनोमिनेटर में इसी को ए से कनेक्टेड वाले को डिवाइड कर दोगे। इसी को हम एक्सटेंड करके आरबी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस जो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है बी के अपोजिट। अपने को बी के अपोजिट यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो जब बी के अपोजिट कनेक्ट करना है तो बी वाला रेजिस्टेंस से आप डिवाइड करोगे, और न्यूमरेटर वही रहेगा R1 R2 क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, R2 R3 प्लस R3 R1। एंड सिमिलरली आप RC के बारे में बात कर सकते हो। अब RC आप अपने आप लिख सकते हो कि RC की वैल्यू क्या आनी चाहिए, और वो अपने को C के अपोजिट ले जाना है यहाँ पर। सो C के अपोजिट यहाँ पे लगाया गया A और B टर्मिनल के बीच में, तो उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाई R3 जो C से कनेक्टेड था। दिस इज हाउ यू कैन से कि हमने स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कर लिया है। 1 मिनट लगेगा। हम ये भी बता सकते हैं कि डेल्टा से अगर स्टार पे जाना होगा तो क्या करना होता है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे, फिर अपना काम हो जाएगा। तो ये मैंने अप्रोप्रिएट लिखना चाहिए था स्पेसिंग का, क्योंकि अगले पिक्चर में फिर हमको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से, तो मैं यहीं पर इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। अगर अपने को डेल्टा से स्टार में जाना है दैट मीन्स ये अपने को पता है, और अब इसको इस फॉर्म में रिक्रिएट करना है, रीडिजाइन रीड्रॉ करना है, तो जो ए से कनेक्ट करना है अपने को यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि ये कौन कौन से हमारे पास थे, बी और सी। तो R1 जो आने वाला है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, R1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हम दोनों ए से जो कनेक्टेड थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा RB RC डिवाइडेड बाई, इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा दैट मीन्स RA प्लस RB प्लस RC। फिर अगर आपको R2 निकालना है, सो 2 का मतलब B से कनेक्टेड, तो B के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो दैट्स गोइंग टू बी RC RA डिवाइड बाई समेशन ऑफ RA RB RC, and then R3 can be calculated as this which is across C, so C के क्रॉस वालों को मल्टीप्लाई करना होगा, RA RB डिवाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC। ये भी देखने में कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा है, लेकिन ये यूजफुल है। जब कभी आपको सीरीज पैरेलल ना नजर आए और आपको स्टार नजर आए तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लो, डेल्टा नजर आए स्टार में कन्वर्ट कर लो। एक बार ये कन्वर्जन बनाओगे तो आपको सीरीज पैरेलल जरूर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार सीरीज पैरेलल दिखना स्टार्ट हो गया, फिर उसको आप सिंपलीफाई करके अपना आंसर बता सकते हो। ओके, सो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, आप इसको घर पे ट्राई कीजिए क्वेश्चंस में, पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन पिक कीजिए जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को बता रहा हो, फिर उसमें 2 बार स्टार डेल्टा लगाइए। मैं कैसे आपको बोलता, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये अभी व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था, ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्या आपको ये ए डी और सी के बीच में एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, डेल्टा नजर आ रहा है? इस डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इन तीनों को आपस में जैसे आप एक को कन्वर्ट करोगे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा। कैसा लग जाएगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा। एक ए दिखेगा आपको, एक यहाँ पे सी दिखेगा, एक यहाँ पे डी दिखेगा। अब आप ए को कनेक्ट करोगे बीच में, स्टार के फॉर्म में ले जाओगे, ऐसा बन जाएगा। और फिर सी से कौन सा कनेक्टेड था, R3 कनेक्टेड था, और कौन सा कनेक्टेड था, R4 कनेक्टेड था। तो इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या किया गया, ए डी सी के बीच का जो डेल्टा था उसको आपने स्टार में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, बिलीव मी, तो आप देखोगे कि अब ये सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। बाकी किस में आया, पैरेलल में। ये किस में चला गया, सीरीज में। सॉल्व हो गया। कॉम्प्लिकेटेड या फिर ऐसा बोलो कि जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय रिप्लेसिंग दिस डेल्टा इनटू स्टार, और मे बी दिस डेल्टा इनटू स्टार। सब दोनों तरह से ट्राई करो। फर्स्ट वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो, फिर देखो क्या वही आंसर आता है। सेकेंड डेल्टा को स्टार में टाइप कन्वर्ट करो, फिर देखो क्या वही आंसर आता है। फिर एक बार बैटरी लगा करके सॉल्व करके v इज इक्वल टू आई आर से ट्राई करो, क्या वही आंसर आता है। मल्टीवेज यू कैन ट्राई। सो ये एक इसका एप्लीकेशन है, और कई जगह पे ये पावरफुल रोल प्ले करता है।
Okay. Since your time is up, so I am leaving this with a homework like कि आप एक unbalanced weight test on whisk को आप solve करो and find out what the answer comes. Next class में अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो we will pick a question on this. Otherwise एक दो type of cases और करा लेंगे resistance calculation के. इसके बाद instruments, electrical instruments की तरफ चलेंगे. Any question or query if at all, you can ask. Otherwise we have done for the day. Next day we will be moving ahead of it. Okay, I'm hopeful that you people are studying harder and harder. So keep on. Thank you guys.